हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मस्त हो? ठीक है। हम पढ़े हुए चैप्टर कौन सा? वेक्टर्स का। वेक्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सब खत्म हो चुके। अब इसके हम रिजर्वेशन हमने पढ़े थे इनसे पहले, तो उसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जीरो रिजल्टेंट। ठीक है, जीरो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब आएगा? क्या कंडीशन होगी? क्या कंडीशन होगी वो देखो बेटा। हमने ट्रायंगल, उसमें ट्रायंगल के अंदर ही पढ़ा था कि अगर मान लो एक साइड ये दे रखी हो, जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रखा हो, एक साइड ये दे रखी हो जिसको बी से रिप्रेजेंट कर रखा हो, एक साइड ये दे रखी है जिसको सी से रिप्रेजेंट कर रखा हो। वैसे आपको बता चुका हूं मैं, अगर तीन वेक्टर दे रखे हो, तीन साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये साइड पी क्यू, ये क्यू आर और ये हो जाए आर पी। आर पी जिसको ए बी और सी तीन वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तीनों के तीनों सेम ऑर्डर में है। तीनों के तीनों सेम ऑर्डर में है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा बेटा वो कितना आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसे अभी तीन है, चार है, पांच, ऐसे पॉलीगन होता हो सकता है, तीन में चार हो, पांच हो। ये साइड है, ये साइड है, ठीक है, ये साइड है, एक ये साइड है, ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया डी वेक्टर। ठीक है, तो पी क्यू आर एस ये सभी साइड साइड के सेम ऑर्डर के अंदर है, तो सभी वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा ना बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, वो कितना आएगा? जीरो। तो जीरो रिजल्टेंट की कंडीशन क्या है? If all the vectors are in the same order, all the three vectors, four vectors or nth vectors are in the taken in the same order. So if nth vectors are acting on a point object, पॉइंट ऑब्जेक्ट मींस जिसकी साइज ना हो, ठीक है, नेग्लिजिबल साइज हो, जो कि कोई भी पार्टिकल अपनी साइज से ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर ले, वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कोई भी, हम क्या मान लें, हम खुद को पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर मान सकते हैं, अगर मैं अपने साइज से कंपेयर टू कई किलोमीटर अगर मैं ट्रेवल कर लूंगा, तो मैं अपने आप को क्या कह सकता हूँ? पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ। तो एनी ऑब्जेक्ट कैन said to be a point object if it travel a large distance compared to its small size या compared to its size. तो if nth vectors are acting on a point object at the same time, एक ही टाइम के साथ, यानी कि कभी कभी अलग अलग कभी, at the same time and taken in same order, taken in same order, then resultant vector जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब इन सब का जो रिजल्टेंट जो आर मान लेंगे हम, वो किसके इक्वल होगा? जीरो के। इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या कह सकते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। एंड इट इज कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब जो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी वेक्टर्स, अब वेक्टर कोई भी हो सकते हैं, फोर्स भी हो सकते हैं, वेलोसिटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, वो सभी नेट फोर्सेस यहाँ पे
अगर किसी के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेस किसके इक्वल हो जाए, 0 के ऊपर। जैसे कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करें, इतना फोर्स इधर लगाओ, इतना फोर्स इधर लगाओ, इतना फोर्स ऊपर लगाओ, इतना फोर्स नीचे लगाओ, तो बराबर अगर फोर्स होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0। देन दिस बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इस बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ना तो इसका क्या होना चाहिए, लीनियर मोशन होना चाहिए, ना अपने पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट ये रोटेट करने चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए। देन दिस बॉडी इज कॉल्ड क्या, इक्विलिब्रियम, कि ये सिस्टम यानी इस बॉडी का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होती है कि या कंडीशन होती है कि 0 रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अच्छा, इसके अंदर अब क्या होगा, 0 रिजल्टेंट हुआ तो इन सब का रिजल्टेंट 0 आया तो हम इसको ये कह सकते हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं। क्या बेटा, हम इसको लिख सकते हैं बेटा, A डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू B डिवाइड बाई क्यू आर, दो साइड की लेंथ है, एंड C डिवाइड बाई आर पी। ठीक है, ये भी कंडीशन क्या होती है, 0 रिजल्टेंट की। इसी के ऊपर बेस है एक थ्योरम जो हम न्यूमेरिकल निकाले उसे उसमें काम आएगा, जिसको बोलते हैं क्या बेटा, लेमीज थ्योरम। क्या कहते हैं, लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम, LAMI अपोस्ट्रोफी S, लेमीज थ्योरम। तो लेमीज थ्योरम के अंदर क्या होता है बेटा, वही कॉन्सेप्ट, एक फोर्स ये है, इधर लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, एक फोर्स यहां है, एक फोर्स इधर है, इन दोनों में एंगल है अल्फा, F1 F3 में एंगल है बीटा, और F1 F2 में एंगल है गामा। ठीक है, तो लेमीज थ्योरम क्या होती है, लेमीज थ्योरम काम कब आती है, जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस पॉइंट O के ऊपर नेट फोर्स 0 हो, यानी बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इफ body is in equilibrium, then force acting on the body, is proportional to sine of the angle between other two forces, यानी कह सकते हैं हम, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स एक्टिंग, कोई भी एक फोर्स, जैसे ये F1 फोर्स है, एक्ट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट O के ऊपर, is proportional to the sine of the angle between that other two vectors। यानी F1 जो हमारे पास प्रोपोर्शनल आएगा वो किन के प्रोपोर्शनल आएगा, साइन ऑफ एंगल कौन सा, अल्फा, क्योंकि F1 को छोड़ के दो फोर्स कौन से बच गए, F2 और F3, तो इन दोनों में एंगल कौन सा है, अल्फा, यानी दैट इज, ये कह सकते हैं F1 जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। हम इसको अगर हटाएं तो ये किसके इक्वल आएगा, K कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर, मैं इसको अगर डिवाइड करूं तो F1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू K बचेगा। ठीक है, इक्वेशन क्या है, फर्स्ट। सिमिलरली F2 कितना आएगा बताओ मेरे को, F2 इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस,
अदर कौन है, F1 और F3, और इसमें एंगल कौन सा है, बीटा। तो F2 इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ बीटा। इसको हटाओगे फिर वही बात है, इज इक्वल टू आ जाएगा K ऑफ साइन बीटा। यहां से F2 बाई साइन बीटा किसके इक्वल, K के। इक्वेशन सेकंड। नंबर थर्ड, सिमिलरली F3 किसके प्रोपोर्शनल, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस F1 एंड F2, कितने एंगल है, गामा, साइन गामा। तो वही फिर दोबारा से F3 सीधा कर दो, F3 डिवाइड बाय साइन गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K। एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, K फ्रॉम थ्री इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नोट करो उसके बाद। तो इन तीनों इक्वेशन से हम इसको क्या कह सकते हैं लेमिस थ्योरम के अंदर, क्या बेटा, F1 बाई साइन अल्फा, F1 डिवाइड बाई साइन अल्फा, F2 डिवाइड बाई साइन बीटा, F2 डिवाइड बाई साइन बीटा एंड F3 डिवाइड बाई साइन अल्फा, साइन गामा, सॉरी। ठीक है, तो ये है लेमिस थ्योरम, F1 बाई साइन अल्फा, F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा। ठीक है, आगे समझ में, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है। अब इसकी आपको जी कहां काम आएगी, मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूं इसके ऊपर एक किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, वो देखो बेटा। ठीक है, देखो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि एक ये पोल है, एक ये पोल है, इस दोनों पोल के बीच में एक स्ट्रिंग, एक रस्सी है। ठीक है, और इस रस्सी के ऊपर एक वेट लटका दिया जाए, बिल्कुल बीच में नहीं, किसी भी एंड पे, जैसे यहाँ पे एक वेट लटका दिया, और वेट मान लो कितना है, न्यूटन है, 50 न्यूटन है। ठीक है, अब वेट 50 न्यूटन लगा दे इसमें, तो क्या हो बेटा, ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसे कैसे स्ट्रेट तो नहीं रहेगी, स्ट्रेट नहीं रहेगी, क्या हो जाएगा इसके अंदर, नीचे आएगी, डिप्रेस्ड होगी। डिप्रेस्ड होगी तो उसकी जो पोजीशन बन जाएगी, ये दो पोल है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। तो ये डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये डायग्राम इस तरह से हो जाएगा बेटा। ये वर्चुअल लेंथ पहले जैसे थी वैसे थी, अब वो इस तरह से हो जाएगी बेटा, मान लो, और ये इस तरह से। ठीक है, ये वेट कितना न्यूटन है, 50 न्यूटन है, और उसने कहा इस तरह से होने के बाद में ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल बन जाता है 90 डिग्री, ये गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, दो पार्ट हो गए ना, हमने इस पॉइंट के अबाउट उसको क्या कर दिया, वेट रखा दिया नीचे 50 न्यूटन का। अब कहता है इसमें और इसमें रस्सी में टेंशन में से खींचा हुआ ना, तो ये दोनों पार्ट में कितनी टेंशन आएगी, इस स्ट्रिंग के अंदर कोई वेट नहीं है, एक्स्ट्रा वेट लटका है हमने इसमें, तो इस टेंशन और इस टेंशन में दोनों वायर में यानी कि दोनों साइड में इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। तो टेंशन हमेशा के आगे आएगा, थर्ड यूनिट में मोशन के अंदर पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ेंगे हम क्या चीज, टेंशन हम जो दिखाते हैं, टेंशन भी फोर्स ही होते हैं, उसकी डायरेक्शन हमेशा जो भी टाइड एंड होता है, जो बंधा होता है, उससे अपोजिट होता है। तो यहाँ पे जो टेंशन आएगी वो इधर आएगी T1, इधर जो टेंशन आएगी वो इधर आएगी T2। ठीक है, तो टेंशन और ऑल्सो ए फोर्स, टेंशन भी क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। तो T1 और T2 की यूनिट भी क्या आ जाएगी, न्यूटन के अंदर आ जाएगी। अब आप बताओ, मैंने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था, कुछ ऐसा ही हो गया नहीं भी, तो ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो मैं इसको ये बना सकता हूं ना, इसको मिटा दो, इसको नोट कर लिया होगा आपने।
ये टेंशन T1, ये टेंशन T2 और नीचे क्या हो गया वेट, और इन दोनों में एंगल गिवन है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, अल्फा मान लो उसको से। हो गया बेटा। चलो अब आप बताओ, अच्छा ये 90 है जिसमें ये एंगल है 60 डिग्री का, ये सब गिवन है, मैं नहीं माना बेटा, और ये 30 डिग्री, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, और 90 कितना हो गया 180। किन्हीं भी एक ट्रायंगल के अंदर सभी जो एंगल्स होते हैं उनका एडिशन कितना होता है 180, तो ये 60 बना, ये 30 बना, और ये कितना है 90 है। तो भाई अब बताओ मेरे को कि सभी एंगल कितने कितने बनेंगे, मेरे पास अभी एक एंगल आया, मुझे ये एंगल भी फाइंड करना है, मुझे ये एंगल भी फाइंड करना है, तो ज्योमेट्री सब इसको फाइंड कर सकते हो। कैसे देखो, मैं इसमें अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं मैं, डायग्राम पहले बनाना उसके बाद में समझाना उसको, तो ये एंगल 60, अल्टरनेट एंगल बेटा ये भी कितना होगा 60 होगा ना, है ना। जब ये एंगल 60 हुआ और ये एंगल साफ साफ आपको दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा होगा साफ साफ, ये कितना है 90, तो ऊपर वाला आ गया 60, ये आ गया 60 और ये हो गया 90, ठीक है, ये तो हो गया 60 और ये कितना हो गया 90, ठीक है। अब हम अपन हमारे पास तीन हो गए, 90 हो गया, ये टोटल कितना बनेगा 150, ये टोटल बनेगा 150, क्योंकि 60 ये है और 90 नीचे का, अब 150 ये हो गया, 90 ये हो गया, कितना होगा 240, और 360 होता है टोटल, तो 240 और माइनस कितना होगा 360, कितना बनेगा 120, ये जो एंगल आ जाएगा कितना आ जाएगा 120, और वैसे निकाला जाए वैसे निकाल दो कि अगर ये 30 है तो अल्टरनेट एंगल ये कितना होगा 30, और ये एंगल कितना होगा 90, 30 प्लस 90 कितना बनेगा 120, तो ये जो एंगल आ जाएगा ये 120, बस अब निकल जाएगा। क्या बताओ, अब W प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, W प्रोपोर्शनल टू अल्फा, ये मान लेंगे बीटा और ये मान लेंगे गामा, तो बताओ W प्रोपोर्शनल टू ये इसके प्रोपोर्शनल, ये मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूं क्या, W बाई साइन 90 इज इक्वल टू T2 बाई साइन 150 और T1 बाई साइन 120, अब इन सब की वैल्यू निकाल लो, साइन 91 और W कितना है 50, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 150 इज इक्वल टू T2 साइन 150 कितना होता है साइन 150, साइन 150 को मैं साइन 90 प्लस 60 कह सकता हूं, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, साइन किसमें कन्वर्ट कोस में, तो ये बन जाएगा कोस 60, और कोस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो साइन 150 कितना हो गया 1/2 इज इक्वल टू T1 साइन 120, साइन 120 को ऐसे निकाल दोगे 90 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन किस में चेंज कोस में, कोस 30, कोस 30 कितना होता है √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2। आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, ये 2 पर जाएगा, यानी कि 50 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2, ये तो ये कह सकते हो आप। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी 50 डिवाइड बाई 2 यानी कि 25 न्यूटन, हो गया। एंड ये भी कर सकते हो आप इसको इसके इक्वल, 50 इज इक्वल टू 2T1 डिवाइड बाई √3, तो T1 कितना आएगा ये कितना होगा 25, तो ये T1 आ जाएगा 25 √3 न्यूटन। सबसे आसान मेथड था ये लेमिज थ्योरम का, ठीक है। आप इसको करने में तो और भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान इसका जो कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं वो किससे कर सकते हैं, लेमिज थ्योरम से, ठीक है। आगे सब में ठीक है।
वेक्टर के अंदर दो टर्म्स और है बेटा, एक होती है पोजीशन वेक्टर, छोटे छोटे टर्म्स है, पोजीशन वेक्टर, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो देखो बेटा, स्पेस और प्लेन, प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन, स्पेस में 3 डायमेंशन। तो मान लो अगर ये एक प्लेन में हो और अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, यहां ऑब्जेक्ट P पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो XY प्लेन में है, तो इस जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, और वेक्टर है तो डायरेक्शन भी बताने के लिए क्या यूज करते हैं हम, क्या डिफाइन करते हैं हम, किसको लेते हैं, पोजीशन वेक्टर को लेते हैं, कि ये ऑब्जेक्ट यहां है और इस ओरिजिन से कितना दूर है, इतना दूर है। तो R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, इट टेल्स अबाउट पोजीशन एंड डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन की रिस्पेक्ट में, वो क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ कोऑर्डिनेट x का होगा, y का होगा, तो मान लो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट x का है वो x ऑफ i के और y ऑफ j के, ठीक है। ऐसे तो कर सकते हैं x और y1, x एंड y के कोऑर्डिनेट है, मैं इसको यहां लिख दूंगा xi में, तो ये हो जाए x और y दो कोऑर्डिनेट है। x की वैल्यू हो सकती है यानी x से जो डिस्टेंस है यहाँ x से वो 2 मीटर हो, y की 3 मीटर हो, तो 2 और 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हो, तो 2 और 3, 2 x में है और 3 y में है। तो r पोजीशन वेक्टर, देन पोजीशन वेक्टर, तो वो पोजीशन वेक्टर r वेक्टर किसको दिखाएगा बेटा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, x i कैप और y j कैप, ये बेटा। और उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आप निकाल चुके हो पहले भी, मैग्नीट्यूड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड अंडर रूट, दिस इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर ये स्पेस में होता, स्पेस, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाते हैं, x y एंड z, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो पोजीशन वेक्टर k को भी रिप्रेजेंट करता है, z को रिप्रेजेंट करता है, देन प्लस z के, तो यहां इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है, प्लस z स्क्वायर, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ध्यान रखना, तो इसमें यूनिट वेक्टर ये x को रिप्रेजेंट करेगा, y को रिप्रेजेंट करेगा, z को रिप्रेजेंट करेगा। एक टर्म होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, छोटी टर्म है, छोटे डेफिनेशन से हम सब कुछ नहीं इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है और क्या डिफरेंस है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। तो पोजीशन वेक्टर तो क्या होगा बेटा, जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी एक वेक्टर की, किसी भी एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन बताएगा, एक बस ओनली ऑब्जेक्ट के, हाँ था बस, इस इनिशियल है से फाइनल कहीं भी हो, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो उसकी डिस्टेंस, उसकी डायरेक्शन जो बताएगा वो तो हो गया पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लेते हैं बेटा हम क्या, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट ना एक प्लेन में ही है और किसी भी टाइम वो यहां था, ठीक है, उसकी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1 और यहां दो कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1। लेट एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी टाइम एट p, ठीक है, whose positions coordinate, पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, whose coordinate x1 and y1, x1 and y1। और
अगर ये अपने पोजीशन को चेंज कर लेते हैं किसी भी टाइम एंड इट चेंज इट्स पोजीशन आफ्टर टाइम t, किसी भी टाइम में, ठीक है, एंड एट q, q पे आ जाए, वो यहां आ गया, यहां आ गया, p से q, इस तरह से। और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r2, और इसके कोऑर्डिनेट अब है x2 और y2, x2 और y2, उस कोऑर्डिनेट जो होंगे और x2 और y2, यानी किसी भी टाइम वो यहां था, t टाइम के बाद वो यहां आ गया, अपने आप की पोजीशन को क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया, यानी क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो r1 और r2 तो क्या बेटा, r1 एंड r2 आर द पोजीशन वेक्टर्स, और p और q, p से लेकर q यानी कहां से कहां डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन क्या है, ये है, इनिशियल ये है, तो यहां से लेकर यहां तक उसने क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं डेल्टा r से, डेल्टा r से। तो डेल्टा r इज द क्या, डेल्टा r इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो क्या बताएगा, ओनली उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस, ठीक है। तो हम डेल्टा r वेक्टर निकालेंगे, तो कितना आएगा बेटा, देखो आप, r1 वेक्टर कितना होगा, r1 वेक्टर कितना होगा, पोजीशन वेक्टर ना, तो r1 वेक्टर क्या बनेगा, x1 i के, y1 j के, एंड r2 वेक्टर कितना होगा बेटा, r2 वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर x2 i कैप एंड y2 j कैप, ये प्लेन में है तो ठीक है, स्पेस में होता है z और आ जाता है, तो r1 एंड r2 आर द पोजीशन वेक्टर्स, दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r किसके इक्वल आएगा, हम इसको यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या निकाला था हमने, ये जो सेम ऑर्डर में है उनको तो ऐड कर दो, और जो अपोजिट में उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, और इक्वल टू क्या कर दो, 0। तो क्या बेटा, सेम ऑर्डर में कौन है, r1 और डेल्टा, और r2 किसमें, अपोजिट ऑर्डर में, तो हम ये कह सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर क्या, r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हम सीधा भी कर सकते हैं कि दो जो सेम ऑर्डर में है उनका एडिशन जो अपोजिट ऑर्डर है उसके इक्वल हो जाएगा, देन r1 प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू r2, मुझे क्या निकालना है, डेल्टा r वेक्टर, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। और अगर वो डिस्प्लेस यहां से यहां होता तो ये क्या आ जाता, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, सेम इसी कंडीशन से, इसी डेफिनेशन से, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन ये होती, इनिशियल ये होती, अब फाइनल कौन है, ये है, इनिशियल ये है, देन r2 माइनस r1, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो डेल्टा r यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, क्या बचेगा, x2 माइनस x1 इंटू i कैप प्लस क्या था, y2 माइनस y1 इंटू j कैप, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1 हो गया, ये क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डेल्टा r वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर रूट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है बेटा। ये
पोजीशन वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिफरेंस क्या वर्ड, पोजीशन वेक्टर तो ओनली क्या बताते हैं आपको, पोजीशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताते हैं कि उसकी पोजीशन इनिशियल कहां थी, फाइनल कहां है, उन दोनों पोजीशन का डिफरेंस वो क्या रहता है, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, थैंक यू बेटा।